मीन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। अगर हम सबसे पहले इस वर्ड की बात करें, दैट इज़ मीन। मीन का क्या मतलब होता है? मीन का मतलब होता है एक तरह से एवरेज। किसी भी चीज़ का एवरेज अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कहलाता है मीन। तो मीन तो हो जाता है एक तरह से एवरेज। अगर हमें किसी भी चीज़ का एवरेज कैलकुलेट करना है तो हमें ऑब्जर्वेशंस पता होनी चाहिए कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 5 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए, बी, सी, डी, ई, इन पांचों स्टूडेंट्स के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी है। लाइक ए के पास 10 है, फिर 20, फिर 30, फिर 40 एंड फिर 50। तो अब हमें ये बताना है कि जो इनके पास मनी है उसका मीन क्या है। तो मीन एक तरह से एवरेज होता है, और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम सभी के पास जितनी मनी है उसे ऐड कर देंगे, जो कि आएगा 150, और फिर इसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पास होगा 5। तो एक तरह से एवरेज इसका आ जाएगा 30। तो मीन इस डाटा का हमारे पास आ चुका है 30। तो मीन एक तरह का एवरेज ही होता है, इससे ज़्यादा मीन कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करके इसे रिप्रेजेंट करेंगे। मीन को रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशंस की जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज़ होती हैं उन्हें रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल एक्स से। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस थी वो हो जाएंगे हमारे पास x1, x2, x3, x4 एंड x5। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसीज की। तो फ्रीक्वेंसी एक तरह से ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो हमें ये बताती है कि लाइक अगर हम यहाँ पर 10 रुपीज़ की बात करें, कि हमने देखा था एक पर्सन ऐसा है जिसके पास 10 रुपीज़ है, और एक ऐसा है जिसके पास 20 है, एक ही ऐसा है जिसके पास 30, और एक ही ऐसा है जिसके पास 40, एंड लास्ट एक ऐसा है जिसके पास 50 है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑब्जर्वेशंस की, लाइक ऑब्जर्वेशंस तो हमारे पास ये है 10, 20, 30, 40, 50। इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होगी दैट इज F1, F2, F3, F4 एंड F5। फ्रीक्वेंसीज को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है F1, F2, F3, F4 एंड F5 इस केस में। और फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर पूछा जाए 10 रुपीज़ कितने लोगों के पास है तो हमें पता है एक ही के पास है, तो F1 यहाँ पर हो जाएगा 1। सेम इसी तरह से पूछा जाए 20 रुपीज़ कितने लोगों के पास है तो हमें पता है यहाँ पर 20 रुपीज़ भी सिर्फ एक ही पर्सन के पास है, तो F2 भी हो जाएगा यहाँ पे 1। तो फ्रीक्वेंसी ये होती है कि ये वाला डाटा, और वी कैन से ये वाला अमाउंट कितने लोगों के पास है। जितने लोगों के पास होता है वो उतनी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। लाइक इस डाटा को हम थोड़ा सा एक एक्सटेंड कर देते हैं, हम x6 लेके आ जाते हैं, यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। उसमें ये देख रहे हैं हम कि जो 6th पर्सन यहाँ पर आया है उसके पास 20 रुपीज़ है। अब हमारे पास 20 रुपीज़ वाले 2 पर्सन है यहाँ पर, तो इसे हम 2 बार नहीं लिखेंगे, इसे हम सिर्फ एक बार ही लिख देंगे, और इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 2। कुछ इस तरह से हम सबसे पहले लिखेंगे x1 जो कि हो जाएगा 10, x2 जो कि हो जाएगा 20, x3 जो कि हो जाएगा 30, x4 जो कि हो जाएगा 40, x5 जो कि हो जाएगा 50। अब हम x6 क्यों नहीं लिखेंगे? भले ही वो 6th पर्सन हो, लेकिन जितना अमाउंट उसके पास है वो हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हमने पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सिर्फ 2 पर्सन ऐसे हैं जिसके पास ₹20 है, तो फ्रीक्वेंसी 20 वाले के आगे हम लिख देंगे 2। तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसा डाटा होता है जो कई ऑब्जर्वेशंस के पास कॉमन हो, और जितने ऑब्जर्वेशंस के पास कॉमन होता है उसी चीज़ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसे अच्छे से हम टेबल में भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए था कि फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में होता क्या है। नेक्स्ट अगर हम मीन की बात करें तो मीन होता है एक तरह से एवरेज, और मीन को रिप्रेजेंट करा जाता है एक्स के ऊपर बार से, दैट इज स्मॉल एक्स और उसके ऊपर बार। ये रिप्रेजेंटेशन होता है मीन का। तो मीन यहाँ पर आएगा। सबसे पहले अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो हमें सारी वैल्यूज़ को सम करना होगा। अब हम इस नए डाटा के अकॉर्डिंग मीन कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे तो हम लिखेंगे F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस
f3x3 प्लस f4x4 प्लस f5x5। और यहाँ पर हमारे पास आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई 1। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170। तो ये जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम आ जाता है हमारे पास 170। तो मीन होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास टोटल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ हमारे पास है 6, तो डिवाइडेड बाय 6। तो मीन इसका आ जाएगा 170 डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट अगर हम इसे एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे कि हम कैसे मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल्स हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसे हम एक प्रॉपरली लिख भी सकते हैं। लाइक एक्स बार यानी कि मीन होगा इक्वल f1x1 प्लस f2x2 प्लस डॉट 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 fn(xn) डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 प्लस fn। n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे पास लास्ट ऑब्जर्वेशन आएगी उसके नंबर को। नेक्स्ट, जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास एक तरह से 6 ऑब्जर्वेशंस थे, तो n की वैल्यू हो जाती है 6। अब देख लेते हैं क्या हम इसे और सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हमने देखा था कि एक सिंबल होता है, एक ग्रीक लेटर होता है जिसे सिग्मा कहा जाता है, जो कि समेशन के लिए यूज़ होता है। तो उसका यूज़ करके हम मीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मीन हमारा हो जाएगा एक्स बार इक्वल समेशन यानी कि सिग्मा, इसके ऊपर हम लिख देंगे n और नीचे लिख देंगे i इक्वल 1 और इसके आगे लिख देंगे fi(xi) डिवाइडेड बाय समेशन और वी कैन से सिग्मा, ऊपर n नीचे i इक्वल 1 fi। यहाँ पर ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम i को 1 लें और हमारी फाइनल लिमिट यानी कि जो लास्ट लिमिट है वो n हो और इस चीज़ को हम आगे सम करते हुए चलें, दैट इज़ fi(xi) को, तो हमारा एक्चुअल में जो हमने फॉर्मूले में लिखा था ऊपर वो वाला समीशन ही आएगा। ये एक तरह से ऊपर वाले फॉर्मूले को लिखने का एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है कि एक शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं। i यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है पहली टर्म को और पहली टर्म जनरली 1 होती है, तो i की वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 रहेगी। लेकिन i की वैल्यू कहाँ तक रहेगी वो ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज़ फाइनल लिमिट। i की वैल्यू n तक रह सकती है। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखें जो हमने एग्जाम्पल मान के अभी सॉल्व करा था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर i की वैल्यू 1 हो जाएगी स्टार्टिंग में और n की वैल्यू हो जाएगी 5 और उसी अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है मीन कैलकुलेट करने का विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और एग्जाम्पल की हेल्प से इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं ये और कैसे हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कई मेथड्स हम सीखेंगे मीन कैलकुलेट करने के, जिसमें पहला मेथड हम सीखेंगे डायरेक्ट मेथड कि हम डायरेक्टली एक ग्रुप्ड डाटा का मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड एंड लास्ट मेथड हम इसी एग्जाम्पल के ज़रिए सीखेंगे, दैट इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन 3 मेथड्स का हम यूज़ करके मीन कैलकुलेट करेंगे ग्रुप्ड डाटा का। और अभी जो हमने मीन कैलकुलेट करा वो एक नॉर्मल मेथड था, उसका ग्रुप्ड डाटा से कोई रिलेशन नहीं था। और एग्जाम्पल को स्टार्ट करते ही हमें ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा का डिफरेंस पता चल जाएगा कि हम ग्रुप्ड डाटा किसे कहते हैं और अनग्रुप्ड डाटा किसे कहते हैं। और वहाँ पर हम बहुत सारी नई टर्म्स भी सीखेंगे जो कि हम मीन कैलकुलेट करने में यूज़ करने वाले हैं।